हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। समष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर राष्ट्रीय आय चल रहा है, सीरीज़ B1 और पार्ट 8, 8वें भाग में हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ प्रमुख बातें जो रह गई हैं। हमने राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां देखी, मूल्य वृद्धि विधि या उत्पाद विधि जिसको हम कहें, आय विधि और व्यय विधि। अब प्रश्न दिमाग में ये भी उठता है, कई साथियों के दिमाग में प्रश्न उठता है कि कौन सी विधि अच्छी है, क्या सब में रिजल्ट सेम आते हैं क्या, या किस देश में कौन सी विधि होनी चाहिए, कौन सी अपनानी चाहिए, उस पर आज हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि क्या सब में रिजल्ट सेम आता है। बिल्कुल सेम आता है। यह चक्राकार प्रवाह है। जो उत्पादन हो रहा है वो बेचा जाता है, बेचा जाता है तो बेचने वाले को आय होती है। आय कितनी होती है? जितने मूल्य का उत्पादन है। जैसे मैंने 2 लाख का उत्पादन किया है, देश में मैं ही उत्पादन कर रहा हूँ। मैंने 2 लाख का उत्पादन किया और मैंने 2 लाख का उत्पादन बेचा। उत्पादन विधि से 2 लाख बेचा तो मुझे आय 2 लाख की होगी। तो यहाँ पर आय विधि से भी 2 लाख, और मुझे अगर आय हुई है, इट मीन्स किसी न किसी ने तो व्यय किया है, तो व्यय करने वालों का योग करोगे तो भी 2 लाख आएगा। ये चक्राकार प्रवाह है। एक प्रवाह हमने यहाँ बनाया है, चक्रीय प्रवाह, कि उत्पाद का जो मूल्य है, उत्पाद को बेचने से आय होगी, उत्पाद से आय होगी, आय होने पर व्यय होगा और व्यय होने पर पुनः उत्पादन होगा। इस प्रकार से उत्पादन, आय और व्यय का ये चक्राकार जो प्रवाह है ये चलता रहता है। इस कारण से देश में सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, सकल राष्ट्रीय आय GNI और सकल राष्ट्रीय व्यय GNE सदैव बराबर होते हैं। अब हम लेते हैं कि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन सी विधि श्रेष्ठ है। तो हमारी आर्थिक क्रियाओं के आधार पर हम देखें तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें हम कई परिस्थितियों में केवल उत्पादन के आंकड़े ही प्राप्त कर पाते हैं, कई परिस्थितियों में हम केवल सेवाओं के आंकड़े ही, आय के आंकड़े ही प्राप्त कर पाते हैं, और किसी परिस्थिति में हम व्यय के आंकड़े प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हम ये निश्चितता के साथ नहीं कह सकते कि आय विधि श्रेष्ठ है या उत्पादन विधि श्रेष्ठ है या व्यय विधि श्रेष्ठ है। ये देश की विकास के स्तर पर निर्भर करता है। पहले हम यहाँ बात कर लें कौन कौन सी क्रियाओं में हमें कौन से आंकड़े उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे कृषि है, मछली पालन है, वन है, पशुपालन है, ये जितनी क्रियाएं हैं इनमें हमें उत्पादन के आंकड़े प्राप्त होंगे। इसमें उत्पादन विधि श्रेष्ठ रहती है। इसके अलावा खनन, माइनिंग, विनिर्माण मतलब यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। कई जगह ये कंफ्यूज होता है, निर्माण और विनिर्माण में क्या अंतर है। निर्माण जो है वो कंस्ट्रक्शन कहलाता है। विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हम क्या लेते हैं, तो जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने वाले जितने उद्योग हैं वे सारे विनिर्माण क्षेत्र में आते हैं। तो खनन, विनिर्माण, बैंकिंग, व्यापार, यातायात, संचार आदि जो सेवाएं हैं उनमें हमारे लिए आय विधि श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमें आय के आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे। फिर है निर्माण क्रियाएं, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग है, डैम है, इस प्रकार के जितने भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, निर्माण कार्य हो रहे हैं, वहाँ पर हमें व्यय के आंकड़े आसानी से मिल जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें व्यय विधि उपयोग करना चाहिए। अब इनके अलावा हम देखें
तो देश में जब मैं बात कर रहा था कि विकास के स्तर की बात करते हैं, जैसे अल्प विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, तो वहाँ पर प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र जो है उसकी प्रधानता रहती है। तो वहाँ पर उत्पादन और आय विधि, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत एक विकासशील देश है। यहाँ पर उत्पादन विधि और आय विधि का मिश्रण प्रयुक्त होगा, जिसे हम मिश्रित विधि कह सकते हैं। इसी प्रकार जो विकसित देश हैं वहाँ पर भी सेवाओं की प्रधानता है, तो वहाँ हम आय विधि का उपयोग अधिक कर सकते हैं। इसके अलावा देश में समंकों की उपलब्धता, सीधी बात यही है कि जो समंक उपलब्ध हों, उत्पादन के समंक उपलब्ध हों तो उत्पादन विधि, आय के समंक उपलब्ध हों तो आय विधि, और व्यय के समंक उपलब्ध हों तो व्यय विधि का प्रयोग श्रेष्ठ रहेगा। इस प्रकार हम ये कह पाएंगे कि यहाँ कोई एक विधि को हम श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, यह देश में उपलब्ध समंकों की पर निर्भर करता है कि कौन सी विधि अपनानी चाहिए। अब हम लेते हैं राष्ट्रीय आय का महत्व। हमें राष्ट्रीय आय की गणना क्यों करनी चाहिए, राष्ट्रीय आय से हमें क्या सूचनाएं मिलती हैं, यह हम देखें एक बार। एक राष्ट्रीय आय लेखांकन की भी बात कर लेता हूं मैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन का मतलब क्या होता है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। वैसे लेखांकन ही अपने आप में बहुत बड़ी धारणा है। इसमें राष्ट्रीय आय के लेखांकन में इस प्रकार से लेखा तैयार किया जाता है, अकाउंट तैयार किया जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। इसमें यह देखा जाता है कि किस क्षेत्र ने इनपुट में कौन कौन से क्षेत्र से क्या लिया और कितना आउटपुट दिया। प्रत्येक क्षेत्र जो है वो दूसरे क्षेत्र के लिए इनपुट भी, एक क्षेत्र का आउटपुट दूसरे क्षेत्र के लिए इनपुट हो सकता है। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन से हमें देश की सभी आर्थिक गतिविधियों का परिणाम प्राप्त होता है, आर्थिक गतिविधियों की सूचना प्राप्त होती है कि देश में कौन कौन सी गतिविधियों में क्या क्या उत्पादन हो रहा है, कौन कौन सी गतिविधियों में क्या क्या इनपुट जा रहा है। हमें विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सभी के आउटपुट कितने हैं, उन सभी ने किन किन से क्या क्या इनपुट लिया। ये विस्तृत सूचनाएं जो हैं वो हमें राष्ट्रीय आय लेखांकन से प्राप्त होती हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय का महत्व। कुछ पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं उन पर ही हमने यहाँ फोकस किया है। अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति की जानकारी। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो यह माना जाता है कि देश में आर्थिक वृद्धि हुई है। फिर है आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का ज्ञान। यदि राष्ट्रीय आय का लेखांकन हुआ है तो हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि देश में आर्थिक विकास का स्तर किस प्रकार का बना हुआ है, कौन कौन से प्राथमिक क्षेत्र है जैसे, तो उसमें ज़्यादा जनसंख्या लगी हुई है और कंट्रीब्यूशन कम है। जैसे भारत की बात करें, आज भारत की लगभग 60% आबादी कृषि क्षेत्र में लगी हुई है और कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान तो बहुत कम है, 15 से 20% के आसपास है। तो हमें यह मालूम पड़ेगा कि आर्थिक विकास को कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित कर रहे हैं, कौन कौन से कारक पर हमें जोर देना होगा जिससे कि आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके। ये हम राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से ही जानकारी करते हैं। फिर है अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक परिवर्तन की जानकारी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है, संरचनात्मक ढांचा जो है वो क्या होता है, तो अर्थव्यवस्था में जो जो क्षेत्र है उनके अनुसार कितनी कितनी जनसंख्या लगी हुई है। प्राथमिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या है, द्वितीय क्षेत्र मतलब उद्योग क्षेत्र में कितने प्रतिशत जनसंख्या है, तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है उसमें कितने प्रतिशत जनसंख्या है। तो क्या देश में हम देखें, आज़ादी के बाद से अब तक देखें तो देश में, भारत में हम बात करें तो सेवा क्षेत्र का जो आउटपुट है वो बहुत बड़ा है, मतलब संरचनात्मक परिवर्तन आया है। लोग शिफ्ट तो कम हुए हैं, कृषि क्षेत्र में आज भी पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। तो यहाँ पर सरकार को योजनाएं बनाने में मदद मिलती है कि किस प्रकार से क्या योजनाएं तैयार की जाएं कि कृषि क्षेत्र की जनसंख्या को अन्य क्षेत्रों में डाइवर्ट किया जाए, या फिर कृषि क्षेत्र में क्या योजनाएं
बनाई जाएं, जिससे कि जितनी जनसंख्या लगी हुई है उतना जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। फिर है विभिन्न राज्यों और देशों की आर्थिक तुलना में सहायक। हर राज्यों में भी हम तुलना कर सकते हैं, कौन से राज्य की आय ज़्यादा है, किस राज्य की आय कम है, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, किसकी प्रति व्यक्ति आय कम है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय तुलना भी हम राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से कर सकते हैं। फिर है देश में आय के वितरण का ढांचा किस प्रकार है। क्या देश, जैसे राष्ट्रीय आय है तो भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम में वितरित होती है, तो हम ये देखें कि क्या हमारे राष्ट्रीय आय में मजदूरों को पूरा हिस्सा मिल रहा है या नहीं, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है उतना उनको आय प्राप्त हो रही है या नहीं। देश में लाभ या पूंजीपतियों का हिस्सा ज़्यादा है तो यह आय के असमान वितरण को बताएगा। हम इससे ये पता कर पाते हैं राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से कि देश में राष्ट्रीय आय का वितरण समान है या असमान है। फिर है आर्थिक नीति निर्माण में सहायक। सरकार जितनी भी नीतियां बनाए, कृषि नीति हो, औद्योगिक नीति हो, विदेश नीति हो, कोई सी भी नीति हो, उसको बनाने के लिए एक बार राष्ट्रीय आय के आंकड़े ज़रूर देखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना में क्या क्या कठिनाई आ रही हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कुछ पॉइंट्स निकाले हैं अपन ने। स्व उपभोग की वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा में मापन कठिन। स्व उपभोग की वस्तुएं कई बार देखा जाता है, किसान सब्जियां वगैरह, आम लोग भी अपने गार्डन में सब्जियां उगा देते हैं, कुछ खाने पीने की वस्तुएं उत्पादित कर देते हैं, तो ये राष्ट्रीय आय में आने से बच जाती हैं। इसके अलावा गृहिणियों की सेवाएं या परिवार के लोग एक दूसरे को जो सेवाएं दे रहे हैं, इनका मुद्रा के रूप में मापन कठिन होता है, जबकि सेवाओं का उत्पादन तो हुआ है। इसलिए राष्ट्रीय आय सही तरीके से या वास्तविक रूप में जितना उत्पादन हुआ वो कैलकुलेट नहीं हो पाता है। फिर है दोहरी गणना की समस्या। कई बार ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये वस्तु मध्यवर्ती है या ये वस्तु अंतिम है, तो ऐसी स्थिति में यदि डबल काउंटिंग हो गई, एक ही वस्तु की एक से अधिक बार गणना हो गई, तो राष्ट्रीय आय वास्तविकता से अधिक अनुमानित हो जाती है। फिर है कीमत स्तर परिवर्तन। देश में हर बार हम देखते हैं, हर थोड़े थोड़े टाइम में कीमतों में परिवर्तन होता रहता है। जब कीमतों में इतना परिवर्तन होता है तो राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए वस्तुओं की मात्रा में जब कीमत का गुणा करना पड़ता है, तब हमें एक एवरेज निकालने में, सामान्य कीमत स्तर निकालने में दिक्कत आती है। नेक्स्ट है सार्वजनिक सेवाओं, जैसे सेना, पुलिस की सेवाओं का सही आकलन संभव नहीं हो पाता है या कठिन होता है। कैसे? देखिए, जैसे शांति काल है तो सेनाएं अपने बैरक में विश्राम करती हैं, जब युद्ध होता है तब सेनाओं का उपयोग किया जाता है, और जब युद्ध नहीं है, शांति काल है, तो सेना जो है वो अपने बैरक में रहती है। तो उनकी सेवाओं का आकलन कैसे किया जाए, ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है मूल्यह्रास की गणना कठिन। जैसे पूंजीगत वस्तुएं जो हैं, मशीन, उपकरण आदि, ये निरंतर उपयोग करने से उनके टूट फूट और जो घिसावट होती है, इससे इनका मूल्य कम होता है। लेकिन कितना मूल्य कम हुआ, ये एक्चुअल में हम गणना नहीं कर पाते हैं। थ्योरिटिकल तो पढ़ने में अच्छा लगता है कि हाँ मूल्यह्रास, लेकिन मूल्यह्रास की गणना कैसे करना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी कठिन है। फिर है अशिक्षा के कारण आय व्यय का हिसाब नहीं। भारत में अभी भी कई लोग अशिक्षित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्रों में हम देखें तो अभी भी शिक्षा का अभाव है, या शिक्षा है तो जागरूकता की कमी है। लोग अपनी आय व्यय का कोई हिसाब नहीं रखते हैं, तो फिर राष्ट्रीय आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट है कुछ क्षेत्रों में वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित। अभी भी सुदूर गांवों में हम देखते हैं लोग एक दूसरे से वस्तुओं का विनिमय कर लेते हैं। किसी ने इसको फसल दे दी, किसी ने इसको ये बीज दे दिया, और आपस में ही एक्सचेंज कर लेते हैं। उत्पादन तो होता है लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं हो पाता है। गाँवों में आज भी हम देखें, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित है। वस्तु विनिमय किसको बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ वन गुड फॉर अनदर गुड। एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का प्रत्यक्ष विनिमय, इसको हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ये हम जब मुद्रा और बैंकिंग की बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है
असंगठित क्षेत्र में उत्पादन व लागत का हिसाब नहीं। आज भी देश में हम देखें बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र है। असंगठित का मतलब ऐसी कई उत्पादन इकाइयां हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं कराया है, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो इनकी कोई ऑडिट भी नहीं हो रही है, इनके आय व्यय का कोई हिसाब नहीं है, इन्होंने क्या उत्पादन किया, इतनी कितनी कॉस्टिंग है, इसका कोई हिसाब नहीं है। तो ऐसे असंगठित क्षेत्र के कारण भी राष्ट्रीय आय का सही आकलन नहीं हो पाता है। इस बात को हम यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।